जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इकोनॉमी के हम जो पीवाईक्यू ये सीरीज़ है उसमें हमारा जो नया चैप्टर है हम देख रहे थे मनी एंड बैंकिंग। तो कल हमने कुछ फैक्ट्स देखा था और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। और ये जो मनी बैंकिंग चैप्टर है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा 1-2 दिन, है ना। फिर उसके बाद फिर क्लासेज आपकी तेज़ हो जाएंगी। बट बिना कॉन्सेप्ट के आप कैसे फैक्ट्स को याद रखेंगे, समस्या ये बात की है ना। देखिए अब यहीं पे कि कल जो मैंने बताया था आप लोगों को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, है ना, बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है। आज देखिए नया जो चैप्टर है बैंकिंग में वो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो मैं नेशनलाइजेशन पढ़ा दूँ कि कितने सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो ये तो सीधे सीधे फैक्ट हो जाएगा। लेकिन नेशनलाइजेशन क्यों हुआ आप ये भी तो समझे ना, क्यों ज़रूरत पड़ी नेशनलाइजेशन की, नेशनलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, तो अब ये कॉमर्शियल बैंक क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया कॉमर्शियल बैंक। कितने तरह के बैंक होते हैं, क्या सिर्फ कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक में अंतर क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है ना, पेमेंट बैंक क्या है। ठीक है, ये सभी आपको डिफरेंस जब तक आप नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे आप, है ना। बैंक और बैंक के टाइप्स, इंडियन बैंक हो गया। अब देखिए इंडियन बैंक किस तरह का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, सरस्वत बैंक कोऑपरेटिव बैंक है ना ये बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या हो गया, है ना, कोऑपरेटिव क्यों इसका नाम रखा गया है ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिडबी, है ना, लीड बैंक स्कीम योजना, तो ये क्या है, सिडबी क्या है ना, सर्विस एरिया अप्रोच ये क्या है। ये आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, है ना। तो आइए देखते हैं हाँ आज के लेक्चर में कि क्या हैं ये चीज़ें। होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कल हमने देखा था। आज देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। नेशनलाइजेशन ऑफ, सबसे पहले तो देखते हैं आरबीआई, सबसे पहले आरबीआई का, है ना। आप ये समझिए, देखिए एक बार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट, है ना, कि देखते चलेंगे साथ में कि आंसर क्या है इसका, ठीक ना। एक बार इसका आंसर भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए इसका क्या है, क्या आप लोग बताएंगे। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है बताएंगे आप। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक और उसके टाइप्स हैं, इंडियन बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर, आईसीआईसीआई क्या है, प्राइवेट सेक्टर, सिटी बैंक क्या है, फॉरेन बैंक है, सरस्वत बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन बैंक हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। ऐसा कौन सा बैंक है जिसका सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में, तो वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ यूके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ का है, ये यूके का है। लीड बैंक स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका लीड बैंक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, एडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, है ना, इंटेंसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर। सर्विस एरिया अप्रोच क्या था अभी समझेंगे हम लोग। लीड बैंक की स्कीम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, है ना, इसको हम लोग समझेंगे। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि है क्या ये सब। ये तो बस छोटे छोटे फैक्ट्स हो गए ये तो, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सिडबी का, लखनऊ में। इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या है ये सब, ठीक। सबसे पहले देखिए ये है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। पहले सबसे पहले आरबीआई को हम लोग देखेंगे, है ना, आरबीआई को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, नेशनलाइजेशन ऑफ सारे मतलब जो बैंक्स थे। देखिए क्या होता है ना। अभी देखिए हम लोग मोटा मोटी भी ये देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, है ना। तो देखिए हुआ क्या था कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग अ प्राइवेट एंटिटी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं
उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ले आना ही क्या कहलाता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। स्टोरी आप समझेंगे तो आपको फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। क्या हुआ था जब इंडिपेंडेंस के समय में ये बैंकिंग सेक्टर किस तरह के थे, प्राइवेट सेक्टर के थे, लेकिन इनमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होने लगी स्टार्टिंग में, इनमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। और क्या कारण रहे कि ये सिर्फ अर्बन एरिया में ही सिर्फ थे, है ना, ये सिर्फ अर्बन एरिया में थे, रूरल एरिया में ये नहीं थे। ये इनकी जो पहुंच थी वो किन तक थी, सिर्फ अपर क्लास तक थी, तो फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो सकता था। आप इंक्लूजन समझ रहे हैं, सब मतलब सबको इंक्लूड करना, सारे लोग इंक्लूड, जो निचले तबके का व्यक्ति है वो तो इंक्लूड ही नहीं हो पाता था, है ना। सिर्फ अर्बन एरिया में ही ये बैंकिंग सेक्टर पहुंच पाया था। दूसरा क्या कारण था, तीसरा कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा था, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन। तो जब करप्शन होगा तो लोगों का बैंक से ट्रस्ट टूट जाएगा, एक बार ट्रस्ट टूट गया तो लोग अपना पैसा जमा करना छोड़ देंगे लोग। तो क्या किया गया इस ऑब्जेक्टिव से, ताकि ये 2-3 ऑब्जेक्टिव की, पहला बैंकिंग सिस्टम को जो एक्सपेंड किया जा सके और रूरल एरिया में उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, एक बॉटम एरिया तक क्या किया जा सके, उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके, है ना। इसके वजह से इसके लिए क्या किया गया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, नेशनलाइजेशन शुरू किया गया, जो 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में बैंक्स का, अभी मैं बैंक बता रहा हूँ, है ना, बैंक्स का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में कितने का, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक। और 1980 में 6 और बैंक्स को इसमें मिला दिया गया, 6 और बैंक्स को इसमें मिला दिया गया। टोटल कितने हो गए 1980। फिर जो छोटे बैंक थे उनमें उनको टैकल करना, उनको गाइड करना, उनको उनका बिहेवियर जज करना, है ना, उनकी क्रेडिट रेटिंग निकालना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, है ना, और उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से हो रही थी। तो क्या किया गया, उन छोटे बैंक्स को क्या किया गया, बड़े बैंक में मर्ज कर दिया गया, है ना। छोटे बैंक को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया बड़े बैंक में, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा। और गवर्नमेंट ने इस पूरे जो नेशनलाइजेशन था बैंकिंग का, इसको कंक्लूड करके टोटल 12 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, है ना। कुल मिला के मतलब अंत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स बने। वो कौन कौन से थे जो 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, देखिए। पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं सब बोल देता हूं फटाफट, है ना, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो फिर बहुत टाइम मेरा वेस्ट होगा। मैं बोलता हूं, जिसको लिखना है लिख लें। पहला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। दूसरा ओरिएंटल, आप लोग पॉज करके उसको फटाफट बढ़ा लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, आप लोग पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन मर्ज्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक टू फॉर्म द नेशंस सेकेंड लार्जेस्ट लेंडर। तीसरा है कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक हैड बीन मर्ज्ड। चौथा यूनियन बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। पांचवा इंडियन बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद इलाहाबाद बैंक, ठीक है ना। और छठवां बैंक ऑफ इंडिया, सातवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आठवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, और नौवां यूको बैंक, 10वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 11वां बैंक ऑफ बड़ौदा, और 12वां पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इतने सारे कुल बैंक्स थे, ठीक। अब नया जो आपका वो है, ये कुल मिला के आपके 12 बैंक हैं। अब देखिए बैंकिंग का हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे है लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक दो तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक कौन सा बैंक है, जो कि आरबीआई का जो 1934 का जो एक्ट है उसके सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है। आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में, आरबीआई के 1934 के एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है, ठीक है ना। और उनके कुछ नॉर्म्स हैं,
उनके कुछ नॉर्म्स हैं आरबीआई के, उस पर अगर कोई उन नॉर्म्स को फुलफिल करता है तो वो शेड्यूल्ड बैंक है, वरना वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है ना। तो उनके नॉर्म्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं, है ना, वो हम लोग देखते हैं। पहला तो है कि नन ऑफ देयर एक्टिविटी शुड एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि जो कस्टमर है उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े, इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा, देयर मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 5 लाख। उनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा कितना होगा, 5 लाख का। फॉर कमर्शियल बैंक इट हैज़ बीन रेज्ड बाय द आरबीआई टू ₹1000 करोड़। ठीक है ना। एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी बाय द प्रोमोटर एज वेल एज शेयर होल्डर्स। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के समय में कंपनी के प्रोमोटर और शेयर होल्डर्स मिल करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। ठीक है ना। अभी 1 मिनट शेयर होल्डर शॉर्टकट में भी बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है ना। और आगे, दिस बैंक हैव टू फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसको फॉलो करना होगा। ठीक है ना। तो मोटा मोटी ये है शेड्यूल्ड बैंक का। ठीक है। और शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, इनको बहुत सारे फायदे प्रोवाइड किए जाते हैं। शेड्यूल्ड बैंक को बहुत सारे फायदे प्रोवाइड किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। ठीक है ना। तो मैंने शेयर होल्डर एक वर्ड बोला था। शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि इस कंपनी में मान लीजिए 5 पार्ट हैं, मान लीजिए 7-8 पार्ट हैं, तो अब मान लीजिए कि सब ने, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख, तो शेयर होल्डिंग जितने पैसे लगाए हैं उस अमाउंट में उस कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, जो उनको कैरी करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, तो ये हो गया हम लोग। शेड्यूल्ड बैंक में टाइप्स होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में कई टाइप्स के बैंक हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक। ठीक ना, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक। दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक ना, रीजनल रूरल बैंक्स। फिर चौथा, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, कई तरह के। तो इसमें जो कमर्शियल बैंक है उसमें भी टाइप हैं, पब्लिक सेक्टर और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर। पहला, कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या है। पहले ये समझे कॉमर्शियल बैंक क्या है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया कि सारे प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर के पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जिसको ओन करती है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या है ये समझें। कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच ऑपरेट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। हिंदी वाले समझ लें कि यानी कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। इफ दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इन्हीं में जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, और जो एक प्राइवेट एंटिटी यानी कि प्राइवेट आदमी ओन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है हम जिस पे बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक आर रिगार्डेड एज शेड्यूल्ड बैंक। पहला तो ये शेड्यूल्ड बैंक हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक नहीं होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे म्यूचुअल कॉरपोरेशन से इसका जो कैपिटल इकट्ठा किया जाता है कॉरपोरेटिव बैंक्स का, वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन से इकट्ठा किया जाता है। यानी कि 10, 20, 15, 50 लोग मिल करके क्या करते हैं, आप अभी एक नॉर्मल समझें जो आपके पीसीएस के काम में है ना। बहुत अंदर घुसूंगा तो फिर कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप बस मोटा मोटी ये समझिए कि जब कई लोग कोऑपरेट करके, यानी कि कुछ पैसे सब लोग मिला करके और एक तरह का बैंकिंग सिस्टम ओपन करने का प्रयास करें, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग।
ठीक, कॉमर्शियल में आपने देखा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, दो तरह के बैंकिंग आपने देखी इसमें। अब क्या है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। एक जो थर्ड टाइप मैंने बताया था आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, इनको भी कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ही डाल दिया है ना, इनको भी कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ही डाल दिया है। देखिए आरआरबी बैंक जो होती है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम को रूरल पॉपुलेशन तक भी पहुंचाया जाए। मैंने बताया ना कि पहले क्या था कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही बैंकिंग सिस्टम थी, तो बैंकिंग सिस्टम को एक रूरल एरियाज तक भी पहुंचाया जा सके, उनकी पहुंच जो है वो रूरल एरियाज में भी की जा सके, है ना। इस पर्पस से क्या किया गया कि रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है ना। इसी पर्पस से रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इसमें जो ये बैंक होती है आरआरबी, इसमें 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। 35% इन्वेस्टमेंट कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स करती हैं। 35% इन्वेस्टमेंट इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक करती हैं। और 15% कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और 35% इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तीन लोग कैपिटल इन्वेस्ट करके एक साथ यानी पैसे को इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी रीजनल रूरल बैंक हो गई हैं, है ना। लगभग गोवा और सिक्किम को छोड़ करके सारे स्टेट्स में रीजनल रूरल बैंक्स क्या हैं, हो गई हैं। तो ये आपके थे बैंक के कुछ कॉन्सेप्ट मोटा मोटी, है ना। तो अब जब इन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इजीली इनका आंसर कर लेंगे। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस का नहीं देखे थे। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब किया गया, 1949 में। कब किया गया, 1949 में। ये हमने देखा था। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक हमने देख लिया था, कौन सा है, एसबीआई। तो सॉरी, इसके साथ एक फैक्ट और है कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई किया गया 1949 में, लेकिन अगर आपसे नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स पूछता है, जो ये 14 अपने शुरू में जो स्टार्टिंग में हुए थे, जो अभी मैंने आपको नेशनलाइजेशन वाला पढ़ाया, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, उसका आंसर क्या होगा आपका 1969। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 49, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स 1969। नेक्स्ट क्या है, बैंक एंड टाइप्स मैंने आपको बताई दी मोटा मोटी। तो जो ये इंडियन बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, समझ गए ना। जो आईसीआईसीआई है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी कि ये कौन ओन करता है, इसको प्राइवेट एंटिटी ओन करती है। जो सिटी बैंक है वो फॉरेन बैंक है, ठीक। और जो सरस्वत बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक है। इसीलिए मैंने आपको पूरा बैंकिंग एक बार में कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया ताकि बार बार आपको न बताना पड़े। फॉरेन बैंक, जो फॉरेन बैंक है हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसके सबसे बड़े ब्रांचेस थे वो कौन सा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, यूके में, ठीक। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम में क्या किया जाता था, इसको आप समझिए। लीड, ये किसको लीड करता था, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता था लीड बैंक स्कीम का, कि इनको एक पर्टिकुलर जिला दे दिया जाता था। यहाँ पे देखिए इसीलिए लिखा सर्विस एरिया अप्रोच, है ना, कि इनका जो सर्विस एरिया को अप्रोच करते थे, एक पर्टिकुलर इनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता था और वहाँ पे इनका काम क्या होता था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। इंक्लूसिव मतलब क्या करेंगे कि ये निचले तबके के लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ देंगे। किसको, निचले तबके के लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर से ये जोड़ देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका अभी आप मोटा मोटी बस यही समझिए, बस आपके काम का इतना ही है
आपके काम का इतना ही है कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमई हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए सिडबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है ना, सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस कहाँ पे है सिडबी का? लखनऊ में है। ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन है इस पे कि सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक ना। और तो आज का यहीं तक है ना। अच्छा हाँ, ये आगे भी है, ये इसको भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, आज ही देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट कमीशन ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन। सबसे जो फिनेंशियल इंक्लूजन अभी हमने पढ़ा ना कि इंक्लूजन करने के लिए ही लीड बैंक स्कीम लाई गई थी, उसको एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया था सभी लोग को इंक्लूड करने के लिए ही। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन कौन सी है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, जिसने जो इस बात के लिए रिकमेंड करती थी? रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी, ठीक ना। नेक्स्ट है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने बताया बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो बैंक की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, लोन बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते, चेक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह की बैंकिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शैडो बैंकिंग। इस तरह की बैंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो बैंकिंग। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे यहाँ से इस टॉपिक से फॉरेन एक्सचेंज क्या है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? आंसर है आरबीआई। आपका आंसर है आरबीआई। लेकिन अभी हम लोग को ये समझना पड़ेगा ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, क्यों जरूरी है ये, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।